नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जेईई के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले तो भैया आप लोग न्यूज़ सुन लो। न्यूज़ ये है कि एसकेआरयू के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे दिया गया है। आपका जो डेट है वो टेंटेटिव डेट जो था 21 तारीख को, 21 जून को, वो आप ऐसा समझिए कि कंफर्म डेट हो चुका है। दूसरी चीज़ कि आपके मन में होगा कि सर फॉर्म कब से फिलिंग स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो ऐसा बताया गया इन्हीं के द्वारा कि नेक्स्ट वीक तक शायद स्टार्ट करते, लेकिन आपको ये ज़रूरी हो चुका है जानकर, मतलब ये बहुत अच्छा हो चुका है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले हमारा 2 रूल है, नियम है। उस रूल और नियम को आप समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही आगे चलेंगे। सबसे पहला, आपको जो आंसर पता है अपने मन में सोच लेना है। दूसरी चीज़, आप एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाइए और उस पे लिखिए कि हमने कितना सही किया है और कितना रॉन्ग किया है। आपको ये देखकर थोड़ा-सा पता चलेगा कि आपने कितना सही किया है। अगर मान लो 40 क्वेश्चन है, उसमें से आप 30 कर जा रहे हो, 25 प्लस भी कर रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो। 25 से कम है तो हम ऐसा समझेंगे कि हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ में हमें ये भी लिखते हुए चलना है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा बार देखा जाता है। हालांकि इसमें हम 2020 से लेकर 2025 तक का जितना भी पीवाईक्यू है, हम आपको कंडक्ट करा देंगे। साथ में सीयूटी के बच्चे के लिए भी, कि अगर आप सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ये अभी जेट है तो इसको भी देख लेना है। साथ साथ सीयूटी के लिए भी कल से आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अल्टरनेट फॉर्म पे करेंगे, एक दिन जेट एक दिन सीयूटी, इस तरह से करके। बाकी सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, फीडबैक होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जो भी कमेंट होगा, चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो या फिर पॉजिटिव कमेंट हो, चूँकि आपका कमेंट हमें कहीं न कहीं फीडबैक देता है और फीडबैक हमें बताता है कि हमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है या कितना पोटेंशियल लगाने की आवश्यकता है, या फिर बच्चे के लिए क्या-क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है। बाकी सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये तो हमने बता ही दिया आपको कि 2022 से लेकर 20 से लेकर 2025 तक हम एनालिसिस करेंगे। पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है जो एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लेके आए हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हिंदी में भी पढ़िए और इंग्लिश में भी पढ़िए। हिंदी पढ़ देते हैं पहले। किस ऊँट की नस्ल को गति और सहन शक्ति के कारण सवारी के लिए उपयोग किया जाता है? विच कैमल ब्रीड इज द प्राइमरी यूज फॉर द राइडिंग ड्यू टू इट्स स्पीड एंड स्टेमिना। दैट मीन्स कौन सा ऐसा नस्ल है जिसके अंदर स्टेमिना उसके स्पीड के अनुसार उसको हम राइडिंग के लिए यूज करते हैं, प्राइमरी यूज करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर हमारा अगर देखें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो, ऑप्शन में तो हमारे पास बीकानेर है, कोची है, उसके साथ साथ हम बात करें तो जैसलमेरी है, मेवाड़ी है, और एक हमारे पास ऑप्शन आता है कि क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम बात, चलिए तो इसके राइट आंसर की तरफ अगर हम चलते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। यानी कि जैसलमेरी एक ऐसा ब्रीड है जिसके अंदर इतना स्टेमिना होता है और उसके अंदर स्पीड का पावर इतना होता है कि उसको हम राइडिंग के लिए क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ एक्सप्लेन हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जब ये सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा पीवाईक्यू का, इसके बाद हम थ्योरी पोर्शन वाली क्लासेस लेके आएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और वही टॉपिक लेके आएंगे जो टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि इसीलिए हमने पहले पीवाईक्यू चीज़ को सेलेक्ट किया कि पहले पीवाईक्यू देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके को देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें उसके टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ब्रीड, यानी कि हिंदी में पढ़ देते हैं, कौन सी भेड़ की नस्ल उत्तम ऊन के लिए जानी जाती है? यानी कि ऊन बढ़िया से मिलता उत्पन्न होता है। दूसरी, वो जो ब्रीड होगा वो राजस्थान के मूल निवासी होगा। यानी कि विच ब्रीड, शिप ब्रीड इज नोन एज, या फिर नोन फॉर फाइन वूल एंड द नेटिव टू राजस्थान। तो इसमें क्या मेवाड़ी हो जाएगा, या चोकला हो जाएगा, जैसलमेरी हो जाएगा, या फिर हम बात करें तो हमारे पास राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? अब इसके राइट आंसर की तरफ चले तो हमारे पास जैसलमेरी अभी हमने देख के आया, मेवाड़ी हमारे पास नहीं होगा, तो चोकला इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और इसको हम मरीनों के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के मरीनों के नाम से भी जानते हैं, इंडिया के मरीनों के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब एक काम करना, आप जैसे ही टॉपिक आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हमने पढ़ा है या हमसे नहीं बन पा रहा है, उसको क्या करना, लिख लेना कि अच्छा डिजिट से है, डिजिट से नहीं बन पा रहा है, तो डिजिट हमें क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, आते हैं अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा कुटकुट रोग एक विषाणु से होता है? ये खुद ही बता रहा है कि वायरस से होने वाला एक डिजीज है जिसमें गर्दन का मुड़ना
और लार्वा यानी कि पैरालाइसिस। अभी आप याद कीजिए, अगर आपने थोड़ा सा भी एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि लार्वा मारना यानी कि पैरालाइसिस की बात करें या फिर ट्विस्टिंग ऑफ नेक की बात करते हैं तो ये हमारा रानीखेत के अंदर होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अभी बताना है, अभी वीडियो को पॉज करके आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि रानीखेत कहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। कोसिडियोसिस नहीं हो जाएगा हमारे पास, उसके साथ साथ फॉल फॉक्स नहीं होगा, उसके साथ साथ साल्मोनियोसिस नहीं होगा। तो राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन जो दूध निकालने से कौन सा भाग प्राकृतिक चूसने की क्रिया के नकल होती है, यानी कि चूसने की क्रिया में यूज करते हैं। इन मशीन मिल्किंग विच पार्ट ऑफ इक्विपमेंट साइमल्टेस द नेचुरल सकिंग आंसर। तो इसके राइट आंसर की तरफ चले तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो हमारे पास पल्स स्टेटर, इसका क्या हो जाएगा? पल्स सेटर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम पंप नहीं होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज डेट साइलेज निर्माण के दौरान जो किण्वन है फर्मेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? अब देखो, आपको पता है कि कौन सा ऐसा साइलेज है जिसके साइलेज बहुत अच्छा से बनता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा क्रॉप है जो साइलेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो विच एडिक्टिव इज एडिक्टिव इज कॉमनली यूज फॉर द इनहांस फर्मेंटेशन ड्यूरिंग द साइलेज प्रिपरेशन। साइलेज जब आप बना रहे हैं तो उसके अंदर एसिडिक अम्ल बहुत अच्छे से हो जाए ताकि वो थोड़ा सा कड़वापन रहे और लंबे समय तक टिके, यही हमारा मतलब होता है साइलेज बनाने का। तो ये कि क्या मिलाने से ये फर्मेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा? तो याद रखेंगे, इसमें हम यूज कर लेंगे मोलेसेस, जिसे हम कहते हैं गुड़ यूज कर लेंगे। हम इसमें साल्ट यूज नहीं करेंगे, साल्ट वो क्या करेगा? मॉइस्चर को कंज्यूम कर लेगा। लाइम भी यूज नहीं करेंगे, यूरिया भी यूज नहीं करेंगे और नॉट एटम तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको गौर से पढ़ना है। गर्भ अवस्था की जांच के लिए पशु में गर्भाशय की स्थिति को महसूस करने के लिए कौन सा साधारण जांच की जाती है? विच सिंपल टेस्ट यूज टू नेक प्रेगनेंसी इन एनिमल्स बाय द ऑब्जर्विंग यूट्राइन या यूट्रिन चेंजेस। आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, मिल्क यील्ड टेस्ट तो नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर हो भी नहीं सकता है। अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टल पंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्पेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्पेशन हो जाएगा, रेक्टल पल्पेशन। तो हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो हमारा बता रहा है क्वेश्चन कि विच निम्नलिखित में से कौन सा पशु आयु जानने का एक विश्वसनीय संकेत है? यानी कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे हम वायु को पता लगा सकते हैं, उसके एज को पता लगा सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ एज, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एज में हमने ये बताया भी था कि जो हॉर्न होते हैं ऐसा पता लगाते हैं, लेकिन हम ये यूजफुल उतना नहीं मान पाते क्योंकि हॉर्न रिंग तो सिर्फ बुफैलो में अच्छा माना जाता है। तो हमें तो एनिमल्स में बात करना है। कलर ऑफ स्किन से भी हम स्किन से भी पता नहीं लगा सकते, उसके पूंछ की लंबाई देखकर भी हम सही से पता नहीं लगा सकते। लेकिन नंबर ऑफ टीथ एंड उसके उगने का जो क्रम है, पैटर्न है, उसको देखकर हम आसानी से पता लगा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखना, एक चीज आप गौर देना कि कोई भी क्वेश्चन है ना, उसका की पॉइंट जरूर होगा उसके अंदर। अगर आपने उसका की पॉइंट भी सही से पढ़ा है ना तो आप उस आंसर करके आओगे। जैसे देखना अगले वाले क्वेश्चन में कि प्रमुख और विशाल माथा, लंबे लटकते कान, सींग जो विशेष रूप से आध चांद यानी कि आधा चांद की जैसे हो जाता है, ये किस गाय की नस्ल की विशेषता है? यानी कि प्रोमिनेंट एंड द मेसिव फोरहेड, लॉन्ग पेंडुलस ईयर एंड हॉर्न आर द पेरिकुलरली कर्व्ड गिवन अ हाफ मून अपीयरेंस। अब यहाँ पे है ना, ये की पॉइंट हमें दे दिया हाफ मून अपीयरेंस। अभी याद करो कि कौन सा ऐसे गाय का ब्रीड है जो सबसे ज्यादा हमें मतलब ये हाफ मून अपीयरेंस उसके अंदर दिखाई देता है, उसके सींग। तो हमें पता है किसके बारे में बात किया जा रहा है? गिर के बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का कौन सा समूह जो आमतौर पर डेयरी पशुओं की गलघोटू रोग के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेवार है?
यानी कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गलघोटू के लिए, जिसे हम हेमोराइजिकल एस्पेसिमिया कहते हैं। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हमने बताया भी था कि इसका दूसरा जो नाम है, जो बैक्टीरिया डिजीज इसे, जो बैक्टीरिया इसे कॉज करती है, वो हमारे पास क्या है, पार्सुरेला है। क्या है, पार्सुरेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सुरेला, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा और ये चीजें आप सही सही आंसर लगा रहे होंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको गौर से देखना। देखो, समानता इन जनरल डेयरी डेयरी मीटर, जो ड्राई मीटर होता है, डेयरी ड्राई मीटर के जी रिक्वायर्ड फॉर द 400 के जी, कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, अगर कोई एनिमल्स है उसका वजन कितना है, 400 के जी है, तो उसको कितना रिक्वायरमेंट होगा ड्राई मीटर का। तो हम सब जानते हैं कि 100 अगर केजी उसका वेट होता है तो कितना ड्राई मीटर चाहिए, 2.5। अगर 2.5 चाहिए तो आप खुद ही बताओ, एक का 2.5 है तो 2 का 5 हो जाएगा, और इस तरह से करके 4 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 केजी का होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा जी, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम एक बात करें तो हमारा जनरल एनिमल हस्बेंड्री समाप्त हो गया। अब पहला एनिमल हस्बेंड्री 10 क्वेश्चन आया था। अब खुद आप यकीन से बताओ कि 10 में से अगर 4 क्वेश्चन देखें तो मॉडरेट लेवल का है। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बचा हुआ 3 क्वेश्चन हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। जैसे डीजीज से पूछ लिया गया है तो डीजीज हमें पढ़ना होगा। जैसे कि मान लो ये न्यूमेरिकल है या फिर ऐसे कह सकते हो डेटा बेसिस है, तो इसके बेसिस पे भी आपको थोड़ी बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं किसके लिए, तो अब हम बढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि फलों की जो जेली बनाने के लिए उपयुक्त जेल निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है। यानी कि इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड जेली इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इसेंशियल फॉर द प्रॉपर जेल फॉर्मेशन। जो जेल फॉर्मेशन जेली बनता है उससे पहले का जो फॉर्मेशन है, जेल फॉर्मेशन। अब आपको बताना है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम सब जानते हैं यार, पैक्टिन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, बढ़िया से जेली बनेगा। क्या बनेगा, जेली बनेगा। जेली और जैम के बारे में आप जानते ही हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा, जेली और जैम में टीएसएस कितना होता है, चूंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे पैक्टिन इज द राइट आंसर, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम आगे चले अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि कौन सा मशरूम का ऐसा स्पीसीज है जिसका कल्टीवेशन करते ईयर राउंड इन इंडिया विदाउट टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटीज। दैट मीन्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम का प्रजाति है जो भारत में तापमान नियंत्रण की सुविधा के बिना, बिना तापमान का नियंत्रण किए बिना आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर की तरफ चले। देखो, बटर मशरूम तो नहीं होगा, ओस्टर मशरूम भी नहीं होगा और मिल्की मशरूम भी नहीं होगा। ये सब के लिए तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, हर चीज़ का नीड चाहिए। तो हम सब जब जान ही चुके हैं कि बटर मशरूम नहीं होगा, ओस्टर मशरूम नहीं होगा, मिल्की मशरूम नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। चलिए देखिए, समझा नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझा नहीं सकते या फिर बता नहीं सकते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले 2020 से 25 तक का जितना भी पेपर है, पहले हम सब एक देख लेते हैं कि आखिर पेपर किस तरह से पूछा गया। फिर अपन जब ओरिएंटेड क्लास लाएंगे जिसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रखी जाएगी, वो थ्योरी पोर्शन क्लास होगी। उस थ्योरी पोर्शन क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आते हैं अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली क्या है। अब हम सब जानते हैं यार कि जब भी हम एपी कल्चर पढ़ते हैं जिसमें हम बी कीपिंग, बी कैरियरिंग और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो एपी कल्चर में हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है। एक तो एपी कल्चर में एक ड्रोन होता है जो मेल का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्कर होता है जो स्टेराइल फीमेल होता है। एक रानी होती है जो फीमेल होता है। उसके साथ साथ ये 3 कंपोनेंट होता है। अब मान लेते हैं कि एक रानी है, किसी केस में रानी नहीं रही या फिर रानी गुजर चुकी है, उस केस में हम क्या कहते हैं, वर्कर को रॉयल जेली खिलाकर क्या बनाते हैं, उसको रानी बनाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि रॉयल जेली का क्या काम है, क्या पूछा जा रहा है कि रॉयल जेली का क्या काम है। तो आप खुद बताओ कि रॉयल जेली का क्या काम होगा। पहला, पौधे के रेजिन से मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किए उत्पादन, यानी कि अ प्रोडक्ट कलेक्ट बाय द बी फ्रॉम द प्लांट रेजिन, secretion from the hypopharyngeal glands of worker bee, the primary food sources for और adult bee। सभी व्यय जो मधुमक्खियां है उसके लिए प्राथमिक भोजन का स्रोत है, नहीं है। दूसरी चीज, ये वर्कर बीट से निकलता ही नहीं है। तीसरी बात हमें ये याद रखना है कि ये
प्लांट टिश्यू या प्लांट रेजिन से नहीं निकलता। तो ये क्या है? अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हनी प्रोसेसिंग। हनी प्रोसेसिंग का क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है रॉयल जेली। तो आप सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि शहद प्रसंस्करण का एक उप उत्पाद है, यानी कि बाई प्रोडक्ट ऑफ हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोसेसिंग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अश्वगंधा जो होता है, जिसे विथेनिया सोमनीफेरा कहते हैं, बोटनिकल नेम है, इज प्राइमरी वैल्यू फॉर द विच पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर मेडिसिन प्रिपरेशन कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा अश्वगंधा का ऐसा पार्ट है जो हम यूज करते हैं मेडिसिन पर्पज से, मेडिसिन प्रिपरेशन बनाने के लिए। यही पूछा जा रहा है मुख्य रूप से कौन सा पौधे का भाग है जिसे महत्व दिया जाता है अश्वगंधा के लिए। तो इसके राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रूट्स वाले पार्ट को, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा जी? सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमें बताइए अगले नंबर क्वेश्चन, जो कि हॉर्टिकल्चर से है, बहुत इजी भी है। इसमें पूछा जा रहा है कि जीरा किस कुल से संबंधित है? क्यूमिन किस कुल से संबंधित है? यानी कि क्यूमिन बिलोंग टू द फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग होगा भाई? तो हम सब जानते हैं पेपरियेसी नहीं होगा, उसके बाद माइटिसेसी नहीं होगा, रुटेसी नहीं होगा, रुटियेसी नहीं होगा, और उसके साथ साथ इसमें राइट आंसर की बात करें तो एपीएससी विल बी द राइट आंसर। एपीएससी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था, आपसे फैमिली पूछा गया। अब आते हैं प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब समझते हैं आप कि प्लांट को मल्टीप्लिकेशन करना, यानी कि प्लांट से प्लांट निर्माण करना। प्रोपागेशन भी दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल प्रोपागेशन, एसेक्सुअल प्रोपागेशन। एसेक्सुअल प्रोपागेशन भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस क्या है, पार्थिनोकार्पिक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ाई होगा थ्योरी क्लासेज में। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रोपागेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच या इन कमर्शियली रोज कल्टीवेशन, कमर्शियली रोज कल्टीवेशन में विच प्रोपागेशन मेथड इज यूज मोस्ट वाइडली। देखो कभी कभी क्या होता है ना, दो तीन क्रॉप में या फिर एक क्रॉप में दो चार मेथड हम यूज कर लेते हैं, लेकिन एक होता है कि इसमें ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, या इसके लिए परफेक्ट है, या इसके लिए ही यूज हो रहा है वाइडली करके, मोस्ट वाइडली। तो वो हमें राइट आंसर देना होता है। तो पूछा जा रहा है कि जो व्यवसायिक रूप से गुलाब की जब हम खेती करते हैं तो कौन सा अधिकतम रूप में लेते हैं इसके प्रोपागेशन के लिए, प्रसार के लिए। प्रोपागेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको पता है एयर लेयरिंग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एयर लेयरिंग विल बी द राइट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर एयर लेयरिंग नहीं होगा। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें, इसके लिए सॉरी फॉर डेट, हमारे पास टी बडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी बडिंग हो जाएगा। एयर लेयरिंग हम किस में करते हैं? लीचिंग में करते हैं, हमको पता है किस में करते हैं, लीचिंग में करते हैं। सीड से क्या क्या किसका होता है? तो एक पपाया का होता है, फालसा का होता है, उसके साथ साथ और आप बताइएगा किसका होता है। स्टेम कटिंग की बात करें तो ये हार्डवुड कटिंग में जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके राइट आंसर की तरफ चले तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टी वर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए तो हमारा ये राइट आंसर हो गया, ए विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट प्लांट ऑफ टाइप, मतलब व्हाट टाइप ऑफ द प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट का टाइप है, कौन सा प्लांट? तो इथ है इरेंथेमम। इरेंथेमम, इरेंथेमम जो प्लांट होता है, इरेंथेमम, इरेंथेमम प्लांट किस प्रकार के है? क्या वो ट्री है, क्या वो क्रीपर है, क्या वो श्रब है, क्या हम कह सकते हैं उसको कि वो हमारे पास क्या है कि एनुअल है। अब आपको बताना है ये कैसा है, क्या सच में ये ट्री है या क्रीपर है। क्रीपर आप जानते हो ना, वो मूव करके दूसरे ऊपर चढ़ता है, उसको कहते हैं श्रब, तो आप जानते ही हो। इसकी राइट आंसर की बात करें कि एरेंथेमम की कौन सी प्लांट है, तो ये एक एनुअल प्लांट है, इसके बारे में याद रखेंगे। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जैसे मान लो आपको इरेंथेमम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपके पास फोन है ना, इसी समय वीडियो को पॉज करके इरेंथेमम के बारे में हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक कि आपने हॉर्टिकल्चर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इन वेजिटेबल नर्सरिंग मैनेजमेंट डैम्पिंग ऑफ के बारे में कौन नहीं जानता है? प्राइमरी कंट्रोल बाय द डिजीज। कह रहा है कि सब्जी में जो नर्सरी प्रबंधन में डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज लग जाते हैं, डैम्पिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? वहीं प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट रूट के पास बहुत ज़्यादा जब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके अंदर रूट क्या करना है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर गिर जाता है उसी लेवल, उसी ग्राउंड पे, उसी को हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो इसके लिए हमें इस डिजीज को अगर रोकना है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कि मेंटेनिंग हाई ह्यूमिडिटी, इंक्रीज सीड डेंसिटी, फ्रिक्वेंटली हमारे पास इरिगेशन है, या फिर क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, और एक हमारे पास है कि बुआई से पहले मिट्टी का सौरीकरण कर लो, यानी कि सॉइल सोलराइजेशन बिफोर सोइंग। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सॉइल को क्या करना है, सोलराइजेशन करना है। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चले। अब बताइए कि टोमेटो का फ्रूट टाइप बहुत इजी है। सोलेनेसी फैमिली के जितने भी फ्रूट टाइप होते हैं वो हमने बताया ही था। तो सोलेनेसी के फ्रूट टाइप की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि बेरी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रूम किसका होता है, पोम किसका होता है, और एक
पोप होता है वो किसका होता है बताइएगा। उसके बाद हमारे पास है अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन, कह रहा है कि बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट इज यूज, एडिबल पार्ट जो यूज करते हैं उसके बेसिस के आधार पे विच कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल्स डूज ओकरा यानी कि एल्बो मोकस जो एस्कुलेंटम होता है ओकरा, आप बताइएगा कि वेजिटेबल्स में अगर सब में अगर सबसे ज़्यादा किसी में क्रोमोसोम होता है तो वो किस में होता है, तो ओकरा में होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कितना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस पार्ट से, मतलब हम जानते हैं इसको वेजिटेबल्स कैटेगरी में है, लेकिन खाने के उपयोग से अगर हम बात करें तो इसको हम रूट फ्रूट तो नहीं, रूट वेजिटेबल तो नहीं कह सकते हैं, फ्लावर्स भी नहीं कर सकते हैं, इसका लीफी वेजिटेबल्स भी नहीं होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता क्या ही है, सही आंसर है फ्रूट वेजिटेबल। क्या है? फ्रूट वेजिटेबल, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो, अब अभी ये तो हॉर्टिकल्चर का है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, ये भी हॉर्टिकल्चर का है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, हॉर्टिकल्चर पे हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। चलिए, अब अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है कि इन कमर्शियली बनाना कल्टीवेशन विच प्रोपागेशन मेथड इज प्रिफेयर फॉर इंश्योरिंग डिजीज फ्री प्लानिंग मटेरियल। मतलब कह रहा है कि अगर आपको कमर्शियली व्यावसायिक रूप से केले की खेती करना है तो रोग मुक्त करना है कि किसी प्रकार का डिजीज ना लगा हो, उसके लिए फ्री हो, तो क्या आप यूज करना चाहेंगे, कौन सा मेथड आप यूज करना चाहेंगे? तो याद रखिएगा इसके लिए टिश्यू कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर। हालांकि इसमें हम प्रोपागेशन की बात करें तो स्वाड सकिंग हम करते हैं, लेकिन इसके बारे में पूछा जा रहा है कि डिजीज फ्री होगा तो टिश्यू कल्चर इज द राइट आंसर, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए, अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चले कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नींबू की प्रजाति अपने उच्च रस की सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व की प्रसंस्करण उद्देश्य के लिए उगाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिट्रस वेराइटी इज नोन एज इट इज द हाई जूस कंटेंट एंड द प्राइमरी गुड फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा हमारे पास कीनो, जिसे हम कहते हैं सिट्रस की स्पीसीज है या वेराइटी है, उसके बारे में पूछा जा रहा है जिसमें हाई कंटेंट क्या हो, जूसी कंटेंट हो। तो इसके बारे में आपको अगर बताना है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर मंडारिन। क्या हो जाएगा? नागपुर मंडारिन, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नींबू प्रजाति अपने उच्च रस सामग्री से जानी जाती? अच्छा, इसके बारे में तो अभी हमने देख ही लिया। चलिए, ये रिपीट हो चुका था। तो अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आम के वैकल्पिक जो फसल चक्रण के तोड़ने के लिए कौन सा वृद्धक नियामक सबसे प्रभावित होता है? विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज द मोस्ट इफेक्टिव इन द ब्रेकिंग अल्टरनेट बियरिंग साइकिल इन द मैंगो? मैंगो में जो अल्टरनेट बियरिंग आप सब जानते ही हैं। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है एक साल अंतराल में, मतलब इस साल फल दे दिया तो अगले साल क्या करेगा, वो फल नहीं देगा, फिर अगले साल फल देगा। तो ये इस फॉर्म में अगर हमें बात करना है कि अमूमन जितने भी मैंगो का ट्री होता है वो इसी तरह से होता है, लेकिन इसको अगर ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हम यूज क्या कर सकते हैं इसके, अगर राइट आंसर की तरफ चले तो हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्यूट्राजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैक्रोब्यूटाजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आम में वैकल्पिक फलन चक्रण। अच्छा, ये भी दोबारा आ गया, चलिए कोई ना, इसको आप समझते हैं कि ये हमारा क्या आंसर होगा। वेन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ऑर्चार्ड, जब आप नए एक ऑर्चार्ड को स्टेबल करते हैं, लगाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द साइड ऑफ सिलेक्शन? मतलब उस सिलेक्शन जो आप साइड का कर रहे हो कि हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे हमें गार्डन लगाना है, ऑर्किड लगाना है, तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है या सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको आप छोड़ दोगे, उसको यूज नहीं करेंगे? याद करेंगे कि एग्जाम में ना नोट वाला चीजें बहुत पूछी जाती है और हम कई बार ना गलत कर जाते हैं, कई बार गलत कर जाते हैं का मतलब क्या है, कई बार हमको लगता है ऐसा कि इसका राइट आंसर तो ये है, और हम देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि इसका ऊपर लिखा हुआ है नोट, तो नोट को भी ध्यान में रखना है। तो आप सब जानते हैं कि क्या यूज नहीं करेंगे उस चीज को। तो सॉइल डेप्थ एंड ड्रेनेज तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ बाजार से कितना दूर है, यानी कि नियर बाई मार्केट भी देखेंगे। अवेलेबल पोलिनाइजर वैरायटी को भी हम बात करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्रॉप रोटेशन इन फील्ड, ये तो कोई मतलब ही नहीं, आप ऐसा तो थोड़ी करेंगे कि बार बार आप क्रॉप बदलते रहेंगे। तो ये चीजें आप क्या कर सकते हैं, इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ये नहीं होगा, लेकिन नहीं ही पूछा गया है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर इस बात को। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन इन द फील्ड। चलिए,
अब है इंडियन रैंक इन द फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्रूट प्रोडक्शन ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में अगर पूछे आपसे कि इंडिया का कौन सा रैंक है किसके, फ्रूट, तो हम सब जानते हैं यार, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए इंडिया सेकेंड रैंक पे है। अगर स्पाइसेस की बात करता तो इंडिया 1 नंबर पे है। अगर फील्ड क्रॉप में बात करें तो राइस इंडिया नंबर 1 पे है। व्हीट में सेकेंड नंबर पे है। पल्सेज में नंबर 1 है। ऑयल सीड में नंबर 1 है। स्पाइसेस में तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनरल इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है, ये आप सबको आता ही होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द, ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है उससे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम आया, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। उससे पहले 1982 में ग्रो मोर फूड कैंपेन चला था। तो ये सब अनसक्सेसफुल रहने के बावजूद हमारे पास एक ग्रीन जो रेवोल्यूशन है उसको लाया गया। तो पूछा जा रहा है कि किस समय यूज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आप सब जानते हैं 75 से 76 इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। 55 से 56 इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। 60 से 61 तो मतलब बनता ही नहीं। ये स्टार्ट हुआ था 66 से लेकर 67 के बीच में, 68 भी कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन वाइज अगर हम चले तो यहाँ 65 67 लिखा हुआ है ना, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि 66 से 67 आपने याद किया तो वही सही होगा। उसके आसपास की चीज़ों को भी थोड़ी बहुत समझनी होती है कि अच्छा 65 में स्टार्ट हुआ है तो वो 67 तक गया, तो डैट मीन्स इसी के बीच का होगा। तो 65 और 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द प्राइमरी खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप इसमें कौन सा है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो हम सब जानते हैं, चलिए तो हम सब क्या जानते हैं कि जो लेंटिल होता है वो किस में होता है, खरीफ में नहीं होता है। उसके बाद बार्ले की बात करें तो अभी सी बात है ये रबी में होता है। लिनसीड की बात करें तो ये भी रबी में होता है। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोयाबीन हमारे पास किस में बोया जाता है, तो याद रखेंगे खरीफ में बोया जाता है। तो डी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रॉप रोटेशन किसको हेल्प करता है, तो क्रॉप रोटेशन किसको हेल्प करता है आप सबको पता है, क्या सॉइल इरोजन के लिए करता है, पेस्ट बिल्डअप करता है। उसके साथ साथ पेस्ट बिल्डअप कैसे करेगा यार, क्रॉप रोटेशन का मतलब ये थोड़ा ही होगा पेस्ट बिल्डअप करना है, तो पहला तो यही गलत हो गया। दूसरा क्रॉप रोटेशन की बात कर रहा है तो क्या सॉइल इरोजन देगा, कभी नहीं देगा। दूसरी चीज, तीसरा पूछा जा रहा है कि मोनोकल्चर, मोनोकल्चर तो यहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। वीड कंट्रोल एंड सॉइल फर्टिलिटी, सही बात है। क्रॉप को बार बार बदलेंगे तो वीड भी बार बार बदलते चला जाएगा। आपको पता है वील्ड का मतलब, वील्ड कह रहे, वीड का मतलब क्या होता है, वीड का मतलब होता है खरपतवार, खरपतवार का मतलब होता है बिन बुलाए हुए मेहमान, अनवांटेड अनडिजायरेबल जो प्लांट होता है। तो उसमें भी जो हमारे पास वीड साइंस है उसमें भी वीड देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का होता है। रिलेटिव वीड्स क्या होता है, उसके बाद वॉलंटरी वीड्स क्या होता है, रॉक वीड्स क्या होता है, ऑब्सोलेट वीड क्या होता है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम समझे तो क्रॉप रोटेशन हमारा हेल्प करता है वीड को कंट्रोल करने में और उसके साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। सॉइल फर्टिलिटी कैसे, देखो अभी तो आपने वीट रोटेशन को समझ लिया, क्रॉप वीट कंट्रोल को समझ लिया। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि अगर एक साल आपने सीरियल्स लगा दिया और अगले साल आपने लेग्यूम्स लगा दिया तो ये क्रॉप आपने रोटेट कर दिया। और क्रॉप जब रोटेट कर दिया तो सीरियल्स जब आपने लगाया था तो वहाँ से तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया था प्लांट ने। लेकिन जैसे ही हम लेग्यूम्स क्रॉप लगाएंगे या फिर पल्सेस लगाएंगे उस केसेस में क्या होगा, हमें नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, तो इससे हमारा सॉइल फर्टिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीजें याद रखेंगे। अब हमारे पास एक, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो सॉइल साइंस से है, और सॉइल साइंस में भी किससे है तो प्लांट न्यूट्रिएंट से है। एसएसपी जो इंडिया का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर है। तो आपको बताना है कि आखिर एसएसपी में कितना परसेंट सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है। चलिए इसमें हमें बताना ये है कि एसएसपी में जो हमारे पास फास्फोरस है वो कितना परसेंट होता है। तो ये बहुत इजी सा है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आपको याद रखना है कितना परसेंट होता है। तो 16% होता है, 40% यूरिया में नाइट्रोजन होता है और 40% डीएपी में क्या होता है, फास्फोरस होता है। 18% क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इरिगेशन मेथड सेव मैक्सिमम वाटर। यार ये पूछा रहा है कि इरिगेशन कौन सा ऐसा मेथड है जो मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर सेव करता है। हम फ्लड करते हैं तो फ्लडिंग में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी मतलब वेस्ट चला जाता है, तो सेव तो कर ही नहीं रहा। फॉरो इरिगेशन में भी सेव नहीं हो रहा है। उसके बाद चेक बेसिन में भी नहीं होता, हालांकि इंडिया का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, चेक बेसिन। तो हमारा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ड्रिप इरिगेशन विल बी राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हमें गौर से देखना है। पूछ रहा है कि द ग्रोथ हार्मोन यूज अ हर्बिसाइड। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हर्बिसाइड भी यूज कर लेते हैं। अब इसी बात है 2,4-D।
2,4-D अगर 20 ppm से ज़्यादा है तो आप यूज़ कर सकते हो हर्बिसाइड। 20 ppm से कम आप यूज़ कर रहे हो तो एज ए हार्मोन वो यूज होता है। तो याद रखेंगे 2,4-D इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर न्यूट्रिशंस, अब आपको पता होना चाहिए कि प्लांट न्यूट्रिशन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायो फर्टिलाइजर से भी क्वेश्चन है यहाँ पे। एजोटोबैक्टर क्या है भाई, एजोटोबैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि एजोटोबैक्टर है क्या। तो एजोटोबैक्टर क्या है हमारे पास, क्या सिम्बायोटिक है, क्या हमारे पास नॉन सिम्बायोटिक है, हर्बिसाइड, देखो हर्बिसाइड तो होगा नहीं, फंगिसाइड होगा नहीं, सिम्बायोटिक और ये सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक में यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या है। तो एजोटोबैक्टर याद रखेंगे नॉन सिम्बायोटिक है, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विच सॉइल कैन बी द होल्ड मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को होल्ड कर सकता है। तो यार इतना इजी क्वेश्चन तो मतलब हो ही नहीं सकता है। हमने बोला था कि जैसे मान लो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर माइक्रोपोर है, मैक्रोपोर है। जिसके अंदर माइक्रोपोर ज़्यादा होता है उस केसेस में वाटर ज़्यादा होल्ड हो पाता है, रुक पाता है। और जब माइक्रोपोर होगा तो पानी को पकड़ के रखेगा। अब जब पानी को पकड़ के रखेगा तो होल्ड ज़्यादा होगा। तो इस केसेस में हम क्या कह सकते हैं, इस केसेस में हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो है वो क्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। अब सब जानते हैं कि जो क्ले होता है उसमें माइक्रोपोर ज़्यादा पाए जाते हैं। हालांकि मिट्टी में मैक्रो और माइक्रो दोनों होता है, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ माइक्रो ही होगा। लेकिन हाँ, ये याद जरूर रखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो का परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्ले में ज़्यादा होता है, इसलिए क्ले का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। अब फिर से एक न्यूट्रिशन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट न्यूट्रिएंट कितना जरूरी है, आप खुद ही देख सकते हो। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि FIM जो हमारे पास है, फार्म यार्ड मेन्योर जिसे कहते हैं, ये फार्म यार्ड मेन्योर में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है भाई। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करें तो हम सब ये बात जानते हैं कि 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.25% फास्फोरस पाया जाता है और 0.5% पोटेशियम पाया जा रहा है। नाइट्रोजन पूछा है ना, तो बी विल बी द राइट आंसर। बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम तरफ चले तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बारहमासी मतलब पेरेनियल, हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के क्रॉप वीड होता है सीजनल के अनुसार, उसके ग्रोथ हैबिट के अनुसार, उसके डेवलपमेंट हैबिट के अनुसार। एक तो एनुअल होता है, बाइनियल होता है, पेरेनियल होता है। एनुअल दैट मीन्स अपना जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों एक सीजन में पूरा करता है। बाइनियल का मतलब होता है कि अपना जो रिप्रोडक्टिव पार्ट और अपना वेजिटेटिव पार्ट है वो 2 साल में पूरा करता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पेरेनियल तो वो 2 साल से ज़्यादा लगाता है या 2 सीजन से ज़्यादा लगाता है, उसे हम पेरेनियल क्रॉप कह देते हैं। तो यहाँ पे पेरेनियल क्रॉप नहीं पूछ के पेरेनियल वीड पूछा गया है। तो हमें याद रखना है कि पेरेनियल वीड क्या होता है। देखो अल्टरनेथेरिया इचिनाटा ये हमारे पास जो क्रॉप है ये बाइनियल है, ये भी नहीं होगा। अर्जिमोना मैक्सिकाना ये हमारे पास क्या है, तो एनुअल है। उसके बाद एमरंथस की बात करें तो ये भी एनुअल है। तो ये तीनों एनुअल है, तो हमें पेरेनियल पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए विल बी या राइट आंसर, यानी कि साइनोडोन डेक्टोलॉन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा साइनोडोन डेक्टोलॉन को हम क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा जरूर कि इसको ठेठ भाषा या लोकल लैंग्वेज में। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, मोथा कहते हैं या दूबी कहते हैं, दूब ग्रास कहते हैं या मोथा कहते हैं, आपको बताना। अब हमारे पास राइट आंसर अगला अच्छा इसका राइट आंसर बता दिया क्या, हाँ ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सनफ्लावर बिलोंग टू द फैमिली। सनफ्लावर किसके मतलब कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्या ग्रेमिनियसी होगा, नहीं होगा भाई, ये ग्रासेस फैमिली, ये पोएसी फैमिली सीरियल्स से बिलोंग करता है। मालवेसी ये कॉटन वगैरह मतलब इससे बिलोंग करता है। लेग्यूमिनेसी होगा नहीं। कंपोजेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ी फैमिली है फ्रूट में फील्ड क्रॉप में तो वो कौन है, कंपोजेटी, और इसी को एस्ट्रेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, देखिएगा। बोटनिकल नेम ऑफ परमिलेट, परमिलेट के बारे में पूछा जा रहा है कि परमिलेट का बोटनिकल नेम क्या होगा। तो आप सब बता देंगे यार, एलिमिनेट करना सीख लो। एलिमिनेट करना अगर आपने सीख लिया ना तो आप आंसर दे दोगे। देखो होडियम वल्गेरिस नहीं होगा, एक इक्यूसाइना कोरोकेना, इक्यूसाइना कोरोकोना ये हमारे पास फिंगर मिलेट का है, ये भी नहीं होगा। क्लियर। टिटकम एस्टिवम वीट का है। उसके साथ साथ पेनिसेटम ग्लाइकम ये क्या हो जाएगा हमारा परमिलेट। परमिलेट को हम क्या कहते हैं, बाजरा के नाम से जानते हैं। परमिलेट में मिनरल्स और फैट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बायोलॉजिकल का जो हमारे पास कंट्रोल एजेंट है पार्थेनियम का वो कौन सा है, बायोलॉजिकल एजेंट हमारे पास कौन सा है। तो इसके राइट आंसर बहुत ईजी है, बहुत। क्या हम क्राइटोबेगस स्पीसीज यूज करते हैं या फिर जीगोग्रामा जीगोग्रामा बाइकोलेटा यूज करते हैं, बाइकोलाटा यूज करते हैं। तो ये यूज करते हैं हम किसके लिए, एजेंट कंट्रोल करने के लिए पार्थेनियम को। तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड फॉर द बेस्ट अंडर लूटिंग। अंडर लूटिंग का मतलब होता है, अंडर लूटिंग का मतलब होता है अंडर रूटिंग, अंडर लूटिंग का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। क्या होता है? ऊबड़ खाबड़। मान लो इस तरह का जमीन है, तो आप खुद बताओ क्या इस तरह के हम ना तो फ्लडिंग कर सकते हैं, इस तरह में ना तो हम ड्रिप लगा सकते हैं, इस तरह में हम ना तो चेक बेसिन बना सकते हैं, इस तरह में ना तो हम फरो बना सकते हैं। तो एक ही चीज हम कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास? तो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जो किसके टाइप्स है? मॉडर्न इरिगेशन या फिर प्रेशराइज इरिगेशन के टाइप है। तो हमें ये याद रखना है कि अंडर लूटिंग के लिए सबसे बढ़िया जो इरिगेशन मेथड होता है वो स्प्रिंकलर मेथड होता है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन जनरलाइज्ड, मतलब एक सामान्य तौर पे जो वेदर वेदर और कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवरऑल गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंप्लीटली या कंपेरेटिवली लॉन्ग पीरियड। अब देखो खुद ही बता रहा है ना, हमने बताया ना आपको कि हर एग्जाम में पेपर की पॉइंट अपना जरूर रखेगा, और की पॉइंट इसने रखा। हमने वेदर और क्लाइमेट को कितना अच्छे से पढ़ा है। वेदर का मतलब होता है जो मौसम बदल जाता है, हमने आपको गाना भी सुनाया था कि मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। मतलब मौसम क्या मतलब है कि हमेशा बदलता है। यहाँ पे देखो ना भाई क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग पीरियड लिखा हुआ है। ये खुद कह रहा है कि एक ऐसा हमारे पास वेदर कंडीशन बताओ जो लॉन्ग टर्म तक चले। यहाँ देखो वेदर लिखा है तो ये मत समझना कि वेदर सही होगा, ये पूछ रहा है वेदर कंडीशन जो लॉन्ग समय तक चलता है। तो लॉन्ग समय तक कौन चलता है भाई? क्लाइमेट चलता है, वेदर चलता है, इन्वायरमेंट चलता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का भी मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट का मतलब नहीं है, वेदर एंड क्लाइमेट हो सकता है। तो लॉन्ग पूछ रहा है तो वेदर तो होगा नहीं, क्लाइमेट विल बी द राइट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं ए विल बी द राइट आंसर। क्लाइमेट हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको बताना जरूर है, कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में बता देना, और सेशन कैसा लगा ये भी बताना है। और उसके साथ साथ आप अगर मतलब डेली जुड़ते हैं, अगर आपको सही लगता है तो डेली बेसिस पे सीयूटी का भी पेपर करवा देंगे। देखो अभी तो इसी तरह चलना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन करने लग जाए तो 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। तो उस केसेस में आप देखोगे नहीं, आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या करवा रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अभी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, सिर्फ आप देखो और उसके आंसर की तरफ चलो। अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट में बता दिया करो कि सर आपने ये बताया, इसका राइट आंसर ये है, हमें इस पे डाउट है, तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अदरवाइज आप एक बार कमेंट में तो ये जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत है। अगर ये पेपर आज होता है तो आप कितना सही करके आते हो और कितना गलत करके आते हो। और आकलन जरूर करना, एनालिसिस जरूर करना कि आप किस जगह पे अभी स्टैंड कर रहे हो और कितना और पुश करने की आवश्यकता है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट मतलब कोई भी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर कर दिया करो। साथ साथ अपने दोस्तों के पास भेज दिया करो। साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी इफेक्टिवनेस लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हमारा सीयूटी के लिए रहेगा, इंतजार कीजिएगा, आएगा जरूर। मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। कमेंट जरूर करना है, जो भी हमने ड्यूरिंग द क्लास पूछा है उस क्लास के बीच में रुक कर आपको आंसर देना है। बाकी मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।